students, have you ever seen a tiger? कभी आपने टाइगर देखा है? कैसे देखेंगे? इतने कॉमन नहीं है ये। हमारे आसपास तो टाइगर नहीं देखा जाता। ये रहते हैं जंगल में, अपने नेचुरल हैबिटेट में, और वहां ये है फ्री, घूमने के लिए और शिकार करने के लिए। टाइगर्स पार्ट है इस नेचर के, और ये है सिंबल स्पीड, सुप्रीमेसी एंड स्ट्रेंथ के। इतने पावरफुल है ये कि ये बहुत ही फिरोशियस, टेरिफिक और भयानक भी हैं। So today, let's study a poem about tiger for class 10. A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. This poem, A Tiger in the Zoo, is written by George Leslie Norris, and he is very important poet of post-war period, और ये है एक वेल्श पोइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर। इनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं, और उनके फेमस लिटरेरी वर्क्स हैं फाइंडिंग गोल्ड, द लॉर्ड वाइंडर, द फोनिक्स लिविंग पोइट सीरीज, रैंसम्स, etc. Today we are going to learn central idea, complete summary, explanation, literary devices, important questions of this poem, A Tiger in the Zoo. How are you? इस पेंडेमिक कोविड-19 में आई होप आप अपने घरों में सेफ फील कर रहे होंगे, क्योंकि टू स्टे सेफ यू मस्ट स्टे इन। घर में रहना, इसका मतलब आप अपनी लाइफ को सेव कर रहे हैं। हम कितना सेफ एंड कंफर्टेबल फील करते हैं इनसाइड आवर होम्स, पर कभी सोचा है क्या हो अगर आपको लॉक कर दिया जाए अवे फ्रॉम योर होम? कितना सैड, कितना बुरा फील करेंगे आप, इजंट इट? सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ टुडेस पोएम। ये पोएम बताती है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। कितना अच्छा लगता है जब हम फ्री होते हैं। सो लेट्स कंपेयर अ टाइगर इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स व्हेन इट इज इन जंगल। जंगल में कितना आजाद, कितना खुश, कितना फ्री है टाइगर। लेकिन साथ ही इसको कंपेयर करती है ऐसे टाइगर के साथ जो कि केज्ड है, बिहाइंड द बार्स है, जिसको बंद करके रखा हुआ है। कितना सैड फील कर रहा है ये, isn't it? जंगल में टाइगर फ्री है बिकॉज जंगल तो उसका घर है। बट ह्यूमन बीइंग्स टाइगर को कैप्चर कर लेते हैं और उसको रख देते हैं बिहाइंड द बार्स, सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। एंड दिस चेंजेस द fearless and bold nature of the tiger. In this poem, the poet Leslie Norris explains कि एक powerful, ferocious, terrific tiger कितना helpless feel करता है when it is caged inside the zoo. After central idea, let's study the summary of the poem A Tiger in the Zoo. एक ब्यूटीफुल सी बिगिनिंग की गई है इस पोएम की। एक टाइगर जिसके की विविड स्ट्राइप्स हैं, खूबसूरत सी धारियां हैं उसकी बॉडी पर, ब्राइट कलर्स की, ऑरेंज एंड ब्लैक। ये टाइगर केज के अंदर बंद है, इसलिए कुछ ही कदम चल पाता है अपने वेलवेट जैसे सॉफ्ट पॉज के ऊपर। That's why this tiger is very sad. और गुस्सा भी है। इतना गुस्सा है इसके अंदर, लेकिन क्वाइट है क्योंकि ये बंद है एक केज में। Here the poet says कि अगर टाइगर होता अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में, तो ये हाइड कर रहा होता बिहाइंड सम टॉल ग्रास, बड़ी घास के पीछे छुप कर बैठा होता वाटर वॉट बॉडी के पास, क्योंकि ये है एनिमल ऑफ प्रे। दिस टाइगर वुड हाइड एंड वेट फॉर अ डियर, और जैसे ही इसका शिकार पास आता, it would pounce upon it and eat it up. The poet further says that if the tiger would have been free,
तो ये जंगल के पास वाले घरों में जाता और गुर्राता। और टाइगर जंगल के पास वाले विलेजर्स को अपने शार्प टीथ और अपने पॉज भी दिखाता ताकि वो टेरराइज हो जाएं, डर जाएं। बट द रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट टू दिस। टाइगर एक्चुअली है एक केज में बंद, जो कि बना है स्ट्रॉन्ग कंक्रीट की दीवारों से, और टाइगर बहुत ही हेल्पलेस है उसमें। वो अपनी पावर दिखा नहीं पा रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा, ही इज हेल्पलेस। टाइगर अपनी पावर जू में आने वाले विजिटर्स को भी शो नहीं करता, बिकॉज ही नोज कि उसकी पावर भी लॉक हो गई है उसी की तरह। उसकी फिरोशियसनेस, उसका टेरर, सब कुछ बंद है बिहाइंड द बार्स। That's why Tiger is so sad, और वो इग्नोर कर देता है विजिटर्स को who come to see him at zoo. During night, टाइगर जो कि जंगल में हंट कर रहा होता, केज में इतना हेल्पलेस है, इतना सैड है कि वो सुनता रहता है चुपचाप पेट्रोलिंग कार्स की वॉइसेस को, लास्ट आवाज तक सुनता रहता है उनको। टाइगर अपनी ब्रिलियंट आईज से देखता रहता है स्काई के ब्रिलियंट स्टार्स को, ब्रिलियंट शाइनिंग स्टार्स, क्योंकि उसकी आईज की ब्रिलियंस अब केज के अंदर कन्वर्ट हो गई है इनटू सैडनेस, एंड ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट हिज थॉट्स बाय लुकिंग एट द स्काई। सो दिस इज हाउ द पोइट हैज टोल्ड कि टाइगर की पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो गई है विद इन द केज। और टाइगर जो कि फिरोशियस, टेरिफिक होता था और फेमस होता था अपनी फियरलेसनेस के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अब कन्फाइंड है टू द जू। और वो सैड है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने उसको कैप्चर कर रखा है जस्ट फॉर देयर प्लेजर। वो देखना चाहते हैं उसको जू के अंदर, इसलिए उसकी सैडनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। Now let's read the poem and explain it. मैं line wise explanation करूंगी so that you face no problem in its comprehension. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Difficult words here are stalks, follows, vivid, चमकीले रंग वाला, bright colored. Pads, paws of tiger, टाइगर के पंजे, rage, anger, बहुत गुस्सा। So the first sentence here is he stalks in his vivid stripes. Vivid, चमकीले रंग वाला है, and stripes, धारियां, चमकीले रंग वाली धारियां हैं टाइगर के ऊपर। तो फर्स्ट लाइन में टाइगर को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है इसकी स्किन के कलर के बारे में, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन आती है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो बोला जाता है केज के अंदर बंद टाइगर फ्यू स्टेप्स, थोड़े से कदम ही ले पाता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स ऑफ वेलवेट यूज किया गया है यहाँ पे मेटाफोर फॉर पॉज, पंजों के लिए यूज किया गया है। जो पंजे हैं वो क्वाइट हैं, शांत, शांति से चल रहा है वो केज के अंदर। क्यों? बिकॉज वो थोड़े से स्टेप्स ही ले पाता है, केज इतना छोटा है दैट ही कैन मूव ओनली अ फ्यू स्टेप्स। इन हिज क्वाइट रेज, शांत और गुस्सा, उसका गुस्सा इतना ज्यादा है लेकिन वो शांत है बिकॉज वो हेल्पलेस है इनसाइड द केज। So in this stanza, poet has tried to tell कि जो एक ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स वाली बॉडी वाला टाइगर अपनी वेलवेट जैसे सॉफ्ट पंजों के ऊपर क्वाइटली मूव करता है केज में, थोड़े से ही कदम, और वो बहुत ही गुस्से को दबाए हुए है बिकॉज द केज इज नॉट इनफ फॉर हिम टू मूव फ्रीली।
Let's begin with the literary devices of this stanza. The first is rhyme scheme. Rhyme scheme के लिए देखते हैं rhyming words, stripes, cage, quiet and rage. Stripes को नेम दे देते हैं A, cage and rage. They are rhyming together, so both are B. Quiet को नेम दे देते हैं C. So rhyming scheme here is A, B, C, B. A, B, C, B. The next literary device is personification. Personification जब हम किसी पर्सन की क्वालिटीज दे देते हैं किसी एनिमल को. जनरली टाइगर के लिए यूज करना था पर्सनल प्रोनाउन इट, लेकिन हियर वी हैव यूज प्रोनाउन ही जो कि पर्सनल के लिए यूज होता है. सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफर. टाइगर के पॉज को पॉज ना कहकर, पंजे ना कहकर कहा है पैड्स ऑफ वेलवेट. सो उसको कंपेयर किया गया है वेलवेट के साथ, इसीलिए ये है पर्सोनिफिकेशन मेटाफोर. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एंजैबमेंट. एंजैबमेंट जब किसी सेंटेंस के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते, ना कोमा ना फुल स्टॉप, और उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के लिए. सो हियर इट इज एंजैबमेंट. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज इमेजरी. यहाँ पे पोइट इमेज क्रिएट कर रहा है ऐसी टाइगर की जो फ्यू स्टेप्स ही चल पा रहा है इनसाइड हिज केज. सो दिस इज इमेजरी. सिक्स्थ लिटरेरी डिवाइस इज कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस में क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ एस साउंड. फर्स्ट लाइन में देखिए स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, हिज एंड स्ट्राइप्स. इसमें एस साउंड, एस साउंड, एस, एस एंड अगेन एस. तो यहाँ पर जब रेपिटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड एस का, दिस इज कॉन्सोनेंस. सेवेंथ लिटरेरी डिवाइस इज एजोनेंस, जहां पे रेपिटेशन होता है वोवल साउंड का. सो विविड स्ट्राइप्स में देखिए रेपिटेशन है आई का, आई का रेपिटेशन. सो जब आई का रेपिटेशन है, repetition of I, so it is assonance. एट लिटरेरी डिवाइस देखिए ऑक्सीमोरॉन, जहां पे ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा यूज किया गया है. कौन कौन से ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं इकट्ठे? क्वाइट एंड रेज. क्वाइट का मतलब शांति और रेज का मतलब वायलेंट एंगर. सो दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स, सो इट इज ऑक्सीमोरॉन. Let's read stanza 2. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass. Difficult word is lurking. छिप कर अपने शिकार का वेट करना. So the first stanza here is he should be lurking in shadow. वो शैडो में छिप कर अपने शिकार की वेट कर रहा होता. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के पीछे छिपा होता. नियर द वाटर होल, किसी वाटर बॉडी के पास. वे प्लम्प डियर पास, जहां पे कि उसका शिकार प्लम्प मोटा ताजा डियर वहां से गुजरता. तो टाइगर क्या करता? वो उसको उसके ऊपर लर्क अटैक करता शैडो में छुपकर. सो यहाँ पे इमेज क्रिएट की है पोएट ने कि क्या होता अगर टाइगर जू में नहीं होता, जंगल में होता, जो कि उसका नेचुरल हैबिटेट है. तो वो क्या करता? वो छिपकर अपने शिकार का वेट करता. Let's study the literary devices. The first one is rhyme scheme. तो first of all rhyming words देखते हैं. shadow, grass, hole and pass. Let's name shadow as A. Grass and pass are rhyming together, so both are B, and hole is C. So the rhyme scheme is A, B, C, B. A, B, C, B. The next literary device is enjambment. एक लाइन जब 2 या 3 लाइन्स तक कंटिन्यू हो रही है तो वो है enjambment. So ये एक ही लाइन कंटिन्यू हो रही है 3 लाइन्स तक, so this is enjambment. Third literary device used here is alliteration. जब P साउंड का 2 वर्ड्स के बिगिनिंग में, plump and pass, इन दोनों वर्ड्स के बिगिनिंग में सेम ही साउंड यूज हो रही है P साउंड, तो ये है alliteration. And next is imagery.
कौन सी इमेज क्रिएट कर रहा है टाइगर यहाँ पे कि वो लर्किंग इन द शेडो में छुपकर, शेड में छुपकर वो शिकार का वेट कर रहा है. सो हियर इट इज इमेजरी. Stanza 3. He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Difficult word is snarling. Snarling क्या है? गुर्राना, warning sounds देना. And baring is uncovered. या bearing is दिखाना. और fangs क्या है? बड़े बड़े teeth, sharp tooth of animals. So look at the first sentence. He should be snarling around houses. Snarling, tiger गुर्राता. Houses के around, कौन से houses? At the jungle's edge, जो जंगल के end पर, जंगल के किनारे पर जो village हैं, उसके houses के around tiger गुर्राता. और क्यों गुर्राता? Bearing his white fangs, his claws, अपने बड़े बड़े पंजे, दांत, and पंजे, फैंग्स, बड़े बड़े दांत, और अपने क्लोज को दिखाता. टेरराइजिंग द विलेज, और विलेज में टेरराइज, दहशत फैला देता. ये अगेन पोइट ने इमेज क्रिएट की है कि इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री इन द जंगल, तो वो क्या करता? वो विलेजर्स को टेरराइज करता अपनी रोर से, अपने फैंग से, अपने क्लोज से. Let's study literary devices of this stanza. The first one is rhyme scheme. Rhyme scheme के लिए देखते हैं rhyming words. First is houses, edge, close and village. Houses को हम name दे देते हैं A. Edge and village, they are rhyming together, so they are B. And close को name दे देते हैं C. So the rhyme scheme becomes A, B, C, B. The next literary device is enjambment. जब एक ही सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं हम एक से ज्यादा सेंटेंसेस में, then it is enjambment. यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस टुगेदर है. इसके एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, so this is enjambment. Next literary device is ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया में ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है जो कि कोई साउंड बताएं. स्नैर्लिंग वर्ड, गुर्राना वर्ड साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये है ओनोमेटोपिया. नेक्स्ट लिटरली डिवाइस इज एजोनेंस. तो एजोनेंस यहाँ पे है फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, शुड, अराउंड एंड हाउसेस. यहाँ पे रेपिटेशन है ओ साउंड की, रेपिटेशन ऑफ ओ साउंड, so this is assonance. वैसे ही there is another repetition of I sound, his, white, his, so repetition of and bearing also. So repetition of I sound means it is assonance. The last literary device used here is consonance. और consonance क्या होता है? consonant sound की repetition. और यहाँ पे कौन से consonant sound की repetition है? वो है S sound. His, fangs, his, claws. अब देखिए S, S, S and again S. So repetition of S sound. So this is consonance. Next stanza. Let's read it. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor. Difficult word is concrete. Concrete क्या है? ईंट, सीमेंट, मिट्टी से, पत्थर से बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो है concrete. Let's look at the first sentence. But he is locked in a concrete cell. अब पॉइंट यहाँ पे वापिस आ जाता है रियलिटी में. पिछले दो स्टेंजर्स थे कि जंगल में होता टाइगर तो क्या करता. नाउ ही इज अगेन लॉक्ड. कहां पे? इनसाइड कॉन्क्रीट सेल. स्ट्रॉन्ग टाइगर स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर लॉक कर दिया गया है, बंद है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो इन सलाखों के पीछे, इन बार्स के पीछे बंद है.
कैद है, लॉक्ड है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. अब वो कन्फाइंड है अपने केज में. जितना बड़ा केज है उसका, बस उतने ही एरिया में वो खुद को कन्फाइन कर लेता है. एंड ही इज इग्नोरिंग विजिटर्स. विजिटर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता. बिकॉज ही नोज कि उसकी पावर जो है वो डिबार्ड है, इनसाइड द केज है, और वो कुछ नहीं कर सकता, वो टेरराइज नहीं कर सकता. ही कैनॉट इवन अटैक एनीवन. सो ही इज जस्ट इग्नोरिंग द विजिटर्स. Let's study the literary devices now. Over here, the rhyme scheme is the same. Cell is A, bars and visitors both are B, and cage is C. So the rhyme scheme is A, B, C, B. A, B, C, B. Next literary device is personification. यहाँ पर भी personal pronoun his use किया गया है tiger को instead of it. Next literary device is assonance. और एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस है रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड. तो यहाँ पे ही, लॉक्ड, कंक्रीट, सेल, यहाँ पे रेपिटेशन है किया हुआ ई साउंड का. बिकॉज ऑफ ई साउंड्स रेपिटेशन इट इज एसोनेंस. नेक्स्ट लिटरली डिवाइस इज कॉन्सोनेंट. कौन से कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन है यहाँ पे? हिज, स्ट्रेंथ, बार्स. S sound is repeated. Because of repetition of S sound, this is consonants. And the next, last literary device over here is alliteration. Alliteration में दो words को इकट्ठे ही लिया जाता है जिनकी beginning same होती है. तो यहाँ पे behind bars, ये जो words हैं दोनों, behind and bars, ये दोनों के दोनों words begin हो रहे हैं B sound से. So this is alliteration. So here comes the last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Difficult words are patrolling. Patrolling, गश्त लगाने वाली गाड़ियां. The first sentence है He hears the last voice at night. वो सुनता रहता है, वो helpless है inside the cage. Tiger sad है inside the cage और वो voice, आवाज सुनता रहता है night में. किसकी आवाज? पेट्रोलिंग कार्स की, गश्त लगाने वाली गाड़ियों की. क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता. नाइट में अगर he would have been in the jungle, तो वहां पे he would have been lurking in the shadow. शेडो में वेट कर रहा होता अपने शिकार की. बट नाउ ही इज सो हेल्पलेस दैट ही इज जस्ट लिसनिंग टू द वॉइस. सिर्फ वॉइस सुन रहा है गश्त लगाने वाली कारों की. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और अपनी चमकीली आईज से चमकीले स्टार्स को देख रहा है. चमकीले स्टार्स जो कि ब्राइट है, नाइट टाइम है, लेकिन आईज उसकी ब्रिलियंट हैं जो जंगल में हंट करती. यहाँ पे इसको आयरोनिकली यूज किया गया है सैडनेस के लिए. अब उसकी ब्रिलियंट आईज सैड हैं बिकॉज ही कैनॉट डू एनीथिंग एल्स देन सिर्फ सुन सकता है साउंड्स और स्काई को देख सकता है. सो कंपैरिजन किया गया है टाइगर की प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, जो कि टाइगर केज के अंदर कैद है, बंद है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग इट फॉर देयर कंफर्ट, फॉर देयर एंटरटेनमेंट. और वो फील नहीं कर पा रहे हैं कि इससे टाइगर कितना हर्ट हो रहा है, कितना सैड हो रहा है. और उसकी जो नेचुरल क्वालिटीज थी, टू रूल, टू टेरराइज पीपल, टू ग्राउल, वो सब क्वालिटीज चली गई हैं और अब वो हो गया है क्वाइट रेज में. उसका गुस्सा अपने ही अंदर दफन हो गया है. The literary devices in this stanza are, first one is rhyme scheme. The same rhyme scheme is used. Night is A, cars and stars both are B, and eyes is C. इसलिए rhyming scheme क्या हो गई? A B C B. A B C B. Next literary device is enjambment. यहाँ पे same sentence को continue किया गया है 2 sentences तक. So this is enjambment. Next is alliteration. यहाँ पे consonant sound H को
के साथ बिगिन हुए हैं टू वर्ड्स, ही हेयर्स। दोनों के दोनों वर्ड्स सेम साउंड्स, एच साउंड से बिगिन हुए हैं, सो दिस इज अलिट्रेशन। एंड दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है, ही पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है। द नेक्स्ट लिटरली डिवाइस इज एजोनेंस। एजोनेंस क्या है? जब आई साउंड की रेपिटेशन की जाती है, तो विथ हिज ब्रिलियंट में ये तीनों वर्ड्स में रेपिटेशन ऑफ आई साउंड, सो दिस इज एजोनेंस। So here we have finished with the reading, explanation and description of literary devices of the poem. I hope you have well understood the poem now and you can comprehend it. Here comes the most important part of the poem. A tiger in the zoo, that is question and answers. The first question here is, read the poem again and work in pairs or groups to do the following tasks. So ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी जो आपको ग्रुप्स में करनी है, लेकिन आप क्वारंटाइन पीरियड में है, तो I'll help you out. First part is find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. तो हमें ऐसे वर्ड्स डिस्क्राइब करने हैं जो बता रहे हैं मूवमेंट्स को और एक्शन को। पोएम पढ़ें और देखें कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं मूवमेंट्स एंड एक्शंस को टाइगर की, कहां पर? केज के अंदर एंड इन द वाइल्ड, विल्डरनेस में, जंगल में एंड केज में। तो ऑन रीडिंग द पोएम यू विल फाइंड आउट दिस वर्ड्स। फर्स्ट आई विल डू इट फॉर यू एंड देन यू योरसेल्फ रीड। खुद पढ़े पोएम को एंड देन ये वर्ड्स ढूंढे बीच में से। सो केज के अंदर जो टाइगर की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, किस चीज की? मूवमेंट की, उसके एक्शन की डिस्क्रिप्शन जो वर्ड्स कर रहे हैं, दे आर स्टॉक्स, क्वाइट रेज, इग्नोरिंग विजिटर्स, हेयर्स, द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, स्टेयर्स एट स्टार्स। एंड इन द वाइल्ड, जंगल में कौन से वर्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि टाइगर की मूवमेंट हो रही है? वो जंगल की मूवमेंट है, दैट इज लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, snarling around houses, baring his white fangs, terrorizing the village. Next question is, find the words that describe two places and arrange them in two columns. पहले हमने मूवमेंट्स डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स ढूंढे थे, अब we'll find out words जो डिस्क्राइब कर रहे हैं two places, ऐसे वर्ड्स जो बता रहे हैं कि टाइगर कहाँ है, inside the cage or in the wild. So these words are few steps of his cage, locked in concrete cell, his strength behind bars and ignoring visitors. और वाइल्ड को बताने वाले, डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं इन द पोएम shadow, long grass, snarling around houses, baring his white fangs, his claws terrorizing the villagers. So you yourself reread the poem again and again and find out these words. Second question is, notice the use of word repeated in lines such as these. जो वर्ड्स रिपीट किए गए हैं इन लाइंस में, उनको नोटिस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। यहाँ पे रिपीटेड वर्ड है क्वाइट। अब क्वाइट रिपीट क्यों किया गया है, ये हम आंसर में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वाइट डिस्क्राइब किया गया है कि क्योंकि केज बहुत छोटा है, सो उसके वेलवेट जैसे पॉज, पंजे, वेलवेट जैसे सॉफ्ट पंजे धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए क्वाइट है। एंड इन द सेकेंड पार्ट
क्वाइट यूज किया गया है उसके रेज के लिए, उसके एंगर के लिए, क्योंकि उसने अपना एंगर अंदर ही दबाया हुआ है। सो दबाया हुआ एंगर है, इसलिए इट इज क्वाइट। So the answer is the poet has repeated the word to give a nice impact to this poem. और कौन सा impact मिलता है? Like the use of quiet with velvet pads describes the tiger who has to walk in the limited area of his cage. He cannot run as he would have done if he had been in the village, in the forest. Whereas quiet rage shows the hidden anger inside him, which has grown stronger because of his confinement in the cage. Second part is, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पे brilliant word is repeated. क्यों repeat किया है? Let's see in the answer. The word brilliant stars means twinkling bright stars, and the brilliant word used for tiger's eyes shows the sadness of the tiger who would have led a free and fearless life if it were in the jungle. So यहाँ पे brilliant word stars के लिए तो यूज किया गया है क्योंकि वो bright और twinkling stars हैं, लेकिन eyes क्यों है brilliant? क्योंकि अगर वो जंगल में होती तो वो इस टाइम हंट कर रही होती, शिकार कर रही होती रात को, तो वो होती ब्रिलियंट। लेकिन यहाँ पे आयरॉनिकली यूज किया गया है इस वर्ड को सैडनेस के लिए। टाइगर जो है वो जू के अंदर बहुत सैड है और सोचता है फ्री होता इस टाइम, तो वो होता जंगल के अंदर। सो आई होप स्टूडेंट्स अब आप इस पोएम को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसकी literally devices को understand कर पाएंगे। So if you have liked this poem, if you have liked this explanation, so don't forget to like, share and subscribe the channel for other lessons. Thanks for watching. If you liked the video, don't forget to like, share and subscribe.